Hello everyone. This is the lecture 6 for class 10 student and again welcome you all to the Singh Pathshala online classes. So बेटा देखिए जो हम मैंने लास्ट क्लास में जो लेक्चर था हमारा फिफ्थ लेक्चर उसमें मैंने कुछ आपको अगर आपको पीडीएफ जो मिला होगा नोट्स का उसके अंदर मैंने आपको क्या दिया था उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। तो जिन बच्चों ने किए होंगे तो वो अपने आंसर्स क्या कर सकते हैं क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने सही किया है गलत किया है या क्या किया है। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए। तो कर्ड होता क्या है कि कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस जो होंगे ओके तो इनके अंदर क्या होगा एसिड होगा। बिकॉज हमें पता है कर्ड में तो वैसे ही पता है हमें लैक्टिक एसिड होता है। तो लिख लेते हैं भाई कंटेन्स एसिड। और आपको पता है एसिड जो होता है वो मेटल ठीक है मेटल यहाँ जो एलोए यहाँ पे ब्रास क्या है ब्रास एक एलोए है। ओके ब्रास इज ए एलोए। एलॉय जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बनता है। तो ये जिंक और कॉपर से मिलके बना करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो वो एलॉयज के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। एलॉय मिक्सचर होता है दो मेटल्स का या दो से ज़्यादा मेटल्स का। तो यहाँ पे हम इन्हें क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एसिड और मेटल की रिएक्शन हो जाती है। ओके रिएक्शन होने पे क्या बनता है एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये आपको पता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सॉल्ट क्या हो सकता है ये टॉक्सिक भी हो सकता है ठीक है जहरीला भी हो सकता है। जिसकी वजह से क्या है अगर हमने कर्ड को किसी ब्रास वेसल में रखा ठीक है उसे जब हम खाने लगे तब तक ये रिएक्शन हो जाएगी ठीक है ये सॉल्ट बन जाएगा हो सकता है ये टॉक्सिक भी हो। अगर ये टॉक्सिक होगा तो हमें क्या हो जाएगी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो भी कर्ड या सोर सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड होता है उन्हें मेटेलिक वेसल्स में नहीं रखा जाता है। ओके तो आप लोगों के मन में कई बच्चों के डाउट भी होगा सर आपने तो बताया था कॉपर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो बेटा रिएक्शन ना करने का मतलब रिएक्शन का एक्सटेंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है रिएक्शन कॉपर के साथ होती है बट एक्सटेंट बहुत कम होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो ये रिएक्शन मैंने इधर ही लिख दी है पहले से ही क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखी है ये रिएक्शन। उसके बाद में इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल आप कोई भी एसिड और मेटल का एग्जांपल ले लीजिए। तो हम एग्जांपल अगर हमें देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का एग्जांपल तो HCl ले लेते हैं एसिड और जिंक ले लेते हैं मेटल। तो ये हमें सॉल्ट देगा ZnCl2 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। और उसके बाद में हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस। तो हमें पता ही है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं आप लोगों को पता होगा मैंने पढ़ाया है गिव्स गिव्स सॉरी यहाँ पे लिखिए गिव्स गिव्स पॉपिंग साउंड ऑन बर्निंग। ओके अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक मेटल कंपाउंड है ए ठीक है कोई भी मेटल कंपाउंड ए है। ओके उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ उसका रिएक्शन करवाया गया है। उसके बाद में मिल क्या रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस हमें एफरवेसेंस मिल रही है। तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जब भी एफरवेसेंस मिल रही है तो मतलब कौन सी गैस होगी CO2 गैस रिलीज हो रही होगी भाई यहाँ पे। तो हमें पक्का पता लग गया। बट उन्होंने कंफर्मेशन के लिए CO2 गैस ही है और भी कुछ बताया है द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle। तो हमें पक्का कंफर्म हो गया ये CO2 ही है। हमें क्या करना है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट
वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इन्होंने हमें एक और प्रोडक्ट बता दिया है, CO2 तो हमें पता ही लग ही गया था, CaCl2 भी मिल रहा है भाई। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ए क्या होगा भाई। ए के ऊपर फोकस करिए थोड़ा। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए HCl से तो केवल इधर क्लोरीन या हाइड्रोजन कोई कंपाउंड मिल सकता है हाइड्रोजन वाला, बट जो कैल्शियम है वो कहाँ से आएगा, वो ए से ही आएगा। इसका मतलब ए के अंदर कैल्शियम भी होगा और ए के अंदर क्या होगा, कार्बन भी होगा, बिकॉज कार्बन भी HCl के अंदर नहीं है, तो ए के अंदर ही होगा। तो हमें पता है, हमने रिएक्शन है ये रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते थे तो सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस H2O हमें मिलता था भाई। तो सिंपल है, तो ए क्या होगा, जिसके अंदर कैल्शियम भी हो और कार्बन भी हो, तो इसका ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ओके, इसका रिएक्शन अगर हम HCl से करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ओके, आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दीजिए और ये बैलेंस हो गई। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दें कि मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट जैसे रिएक्शन करते हैं वैसे ही सिमिलर वे में कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन करते हैं। तो इसका आंसर CaCO3 भी हो सकता है और CaHCO3 द होल ट्वाइस भी हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है क्योंकि रिएक्शन सिमिलर वे में होती है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो गैस क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, यानी कि जो गैस मिल रही है हमें। ओके, एग की शेल के साथ कोई भी एक सॉल्यूशन जब रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, वो एक गैस दे रहा है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना दे रही है, यानी कि वो गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा रिक्विसाइड नॉलेज पहले से पता होना चाहिए कुछ। ये है कि एग शेल जो होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, किससे मिलके बनी होती है। एग शेल इज बेसिकली CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, तो आप बताइए कौन सा ऐसा सोल्यूशन होता है जो मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज कर देता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि एसिड्स करते हैं वो ऐसा। तो देखिए NaCl एसिड नहीं है, ओके, LiCl भी एसिड नहीं है, KCl भी एसिड नहीं है, तो हमारा आंसर केवल क्या होगा, HCl। तो ये भी हो गया, आसान था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हो जाए, ठीक है, जब डाइजेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या एसिडिटी बढ़ जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए हम इनमें से कौन सी टाइप की मेडिसिन लेते हैं। तो हमें पता है, मैंने आपको बता ही रखा था, इनडाइजेशन तब होता है जब एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस लेते हैं और जिन्हें क्या बोला जाता है, एंटासिड्स बोला जाता है भाई। एंटासिड्स क्या कर देते हैं, एंटासिड्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में एक्सेस, हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, मैं लिख भी देता हूँ, न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन स्टमक। चलिए बाकी और मेडिसिन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारी बॉडी में पैथोजेंस जाते हैं उन्हें किल करना। ओके, किल किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस इन अवर बॉडी। ठीक है, जो बाहर से एंटर होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें किल करता है भाई। एनाल्जेसिक क्या होता है, ये पेन रिलीवर्स होते हैं, एनाल्जेसिक पेन रिलीवर्स। अगर कहीं दर्द हो रही है तो हम एनाल्जेसिक को लेते हैं। उसके बाद में एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, किल्स जर्म्स, जर्म्स को किल करते हैं भाई। ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं एंटीसेप्टिक। पीता नहीं है कोई इसे, तुम सोचो यार हम इसे पी जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर सारे जर्म्स खत्म हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, तो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं ये। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें वर्ड इक्वेशंस लिखनी है, उसके बाद में बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, सॉरी हाँ बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है जो भी रिएक्शन से नीचे हो रही है इनके लिए। तो बड़ा ही आसान है, देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुअल्स। तो हमें पता है H2SO4 की रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे तो भाई क्या होगा, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट मिलता है। ओके, वो मिलेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद, ये भी लिख सकते हैं भाई HCl की रिएक्शन मैग्नीशियम, ये भी मेटल और एसिड की रिएक्शन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा MgCl2 सॉल्ट मिलेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। भाई बैलेंस कर सकते हो तुम, मैं बस हिंट्स दे रहा हूँ इन क्वेश्चन को ताकि जिन लोगों ने किए हैं तो उन्हें थोड़ा पता रहे कि हम सही कर रहे थे, या जो कहीं भी स्टक हो रहे हैं जो बच्चे क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए एक हिंट हो जाएगा कि कैसे करना है। सी वाला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो अब H2SO4 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ है तो ये भी मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन है, तो आसान है, सॉल्ट बनेगा Al2SO4 द होल थ्राइस। सॉल्ट बनाना मैंने आपको सिखाया था भाई, पहले लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूँ, तो अब वो देख सकते हैं अगर किसी को नहीं आता है। डी ऑप्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फाइलिंग्स, तो HCl की रिएक्शन Fe के साथ कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, FeCl3 नहीं बनता है भाई, FeCl2 बनता है, ये मैं आपको बता चुका था। ओके, और H2 गैस तो रिलीज होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारी रिएक्शंस कौन सी हैं, मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शंस है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस, मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस इनके पढ़ देते हैं। जो फर्स्ट है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। टेम्परेचर ऑफ सेकंड जो है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, गलत है। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये भी गलत है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, ये सही है, सॉल्ट तो बनता ही है, एसिड बेस की रिएक्शन करें सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, एक एक्वा सॉल्यूशन है जो रेड को ब्लू कर देता है, तो रेड को ब्लू कौन करता है, रेड को ब्लू कौन करेगा, बेस करेगा भाई, तो वो बेस होगा, ये हमें पता लग गया। और इसके बाद में क्या बोला है, एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेन, तो अब आगे इन्होंने पूछा है कि इसे अगर ब्लू लिटमस को रेड में वापस लाना है तो हमें क्या चीज़ डालनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है ब्लू को रेड में करना है तो फिर एसिड डालना पड़ेगा। तो देखते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज NaHCO3, ये एक बेस होता है भाई। लाइम, लाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, CaOH द होल ट्वाइस, ये भी क्या होता है, बेस होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्या है, बेस है। तो हमें क्या डालना है, हमें एसिड डालना है, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वही हमारा करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है यानी कि वो देख नहीं सकता है। ओके, तो इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसे पता लगाना है कि एसिड है या बेस है तो देख तो नहीं सकता है, बट फिर कैसे बताएगा, कौन से इंडिकेटर का यूज़ करेगा। नेचुरल इंडिकेटर जो हमने पढ़े थे वो भी कलर चेंज बताते हैं, सिंथेटिक भी कलर चेंज बताते थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं भाई। तो लिटमस का यूज़ नहीं हो सकता है, टर्मरिक का भी यूज़ नहीं हो सकता है, यहाँ पे वेनिला एसेंस का यूज़ हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गया, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं बट वो क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, तो हमें पता है डाइल्यूट एसिड के साथ जो मेटल कार्बोनेट होते थे या मेटल
बाइकार्बोनेट होते थे वही क्या देते हैं, ठीक है, वही क्या देते थे, CO2 गैस रिलीज करते थे। तो जो मेटल कार्बोनेट भी ना हो और जो मेटल बाइकार्बोनेट भी ना हो, वो वो क्या करेगा, वो CO2 गैस को नहीं देगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मार्बल। क्या मार्बल CO2 गैस देगा? बिल्कुल देगा भाई। मार्बल CaCO3 की एक फॉर्म होती है, तो मार्बल देगा भाई। लाइमस्टोन भी एक CaCO3 की फॉर्म है, तो लाइमस्टोन भी देगा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3, तो ये बाइकार्बोनेट है, तो ये भी देगा क्योंकि मेटल बाइकार्बोनेट भी देते हैं। और लाइम, लास्ट में लाइम आ गया, COH द होल्ट वाइज, ये नहीं देगा भाई। ये ना तो मेटल बाइकार्बोनेट है ना मेटल कार्बोनेट है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई इसके लिए। आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए हम कौन सा इनमें से, जो भी नीचे सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ले सकते हैं? तो गोल्ड के डिसोल्यूशन से मतलब क्या है कि मतलब डिसॉल्व गोल्ड को वही कर पाएगा जो गोल्ड के साथ रिएक्शन कर पाए। और गोल्ड मैंने बताया था आपको एक नोबल मेटल है। गोल्ड किसी के साथ नहीं रिएक्शन करता है, ओके। वो केवल किसके साथ रिएक्शन करता है? वो एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो नहीं डिजोल्व हो सकता है गोल्ड, उसमें नहीं हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी नहीं हो सकता है, नाइट्रिक एसिड में भी नहीं हो सकता है। तो वो किस में डिजोल्व होगा? ए और बी। ए और बी का मिक्सचर मतलब HCl प्लस H2SO4, ये भी नहीं हो सकता है। ए एंड सी, अगर आपको याद होगा ए एंड सी यानी कि HCl प्लस HNO3, यही एक्वा रेजिया हुआ करता था, ओके। इन दोनों का मिक्सचर एक्वा रेजिया ही होता है, तो इसमें गोल्ड क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। हाँ, इस रिएक्शन का एक खास बात भी है, मतलब इस गोल्ड की इस प्रॉपर्टी को बोले या जो भी है, इससे इसकी एक खास बात भी है कि आप एज अ केमिस्ट, अगर आपको कोई गोल्ड बोले भाई इसे चेक करो ये फेक है, ठीक है, इसमें प्योर गोल्ड है या नहीं है, तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हो? आप उसमें नाइट्रिक एसिड में डाल दो उसे और बॉईल करो, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओ। अगर वो गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं हुआ तो बिल्कुल वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर वो ठीक है, अगर वो, मैंने उल्टा बोल दिया, अगर वो प्योर गोल्ड होगा तो वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा नाइट्रिक एसिड में, चाहे बॉईल कर दो आप फिर भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी। बट वो अगर इम्प्योर होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा और वो छोटा सा ही रह जाएगा, जितना उसके अंदर प्योर गोल्ड होगा वही बचा रह जाएगा, बाकी जो भी चीज़ है वो रिएक्ट कर जाएगी HNO3 के साथ। चलिए 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। बिटर, बिटर तो होते नहीं है एसिड, सॉर होते हैं, सॉर होते हैं, मतलब बी और सी में से कुछ करेक्ट होगा। सॉर एंड रेड टू ब्लू नहीं, ब्लू टू रेड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा भाई। 31, हमें मैच करना है कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है, इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। लैक्टिक एसिड थर्ड में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं लेमन, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया, ओके। 35th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक्शेल। एक्शेल के बारे में हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन किया था। नाइट्रिक एसिड HNO3 की रिएक्शन एग शेल, एक्शेल क्या होता है? CaCO3 होता है भाई, CaCO3 से ही मिलके बनी होती है एग शेल। अगर एग शेल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये तो सिंपल है, ये तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट वाली रिएक्शन है भाई, तो ये तो आसान है। तो यहाँ तो कर देंगे। क्या मिलते थे इसके प्रोडक्ट हमें पता है, इसमें सॉल्ट मिलता था, यहाँ सॉल्ट मिलेगा CaNO3 द होल्ट वाइज, साथ में CO2 गैस रिलीज होगी प्लस H2O मिलेगा भाई, इजी था ये। अच्छा, तो हमेशा याद रखें कि जो एग शेल होती है, ठीक है, जो ऊपर कवरिंग होती है एग की, वो किससे मिलके बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। तो आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी, मतलब इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? घर में विनेगर होता है भाई, ठीक है, हम खाने वाने में जो मैगी चाउमीन बनाने में विनेगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ विनेगर एज अ पिकल के लिए प्रिजर्वेटिव भी होता है विनेगर, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पिकल को विनेगर में रखते हैं। तो आप क्या करें, विनेगर लें, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ग्लास कोई भी हो,
उसमें विनेगर लें, उसके अंदर क्या कर दें, एग को डाल दें। तो तो आपको देखने को क्या मिलेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, कुछ बबल्स एकदम से विगरस वे में बबल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जिसकी वजह क्या होगी, वो बबल्स क्यों निकल रहे होंगे, बिकॉज विनेगर में एसिड होता है, एसिडिक एसिड। ओके, एग की शेल किससे मिलके बनी होती है, CaCO3, तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी सारी। तो वो जो बबल्स निकल रहे होंगे वो CO2 गैस की वजह से निकल रहे होंगे, और कुछ देर बाद आप देखोगे कि सारा का सारा जो एग शेल होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। जो भी वाइट कवरिंग होती है एग की, वो क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ये आप करके भी देख सकते हो। चलिए 36 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 में क्या है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ, एक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है स्टूडेंट ने, एक ने, और एक बेस का सॉल्यूशन, दो सेपरेट बीकर में, बट शी फॉरगॉट टू लेबल द सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, तो एक के अंदर उसने क्या डाल रखा है, एसिड डाल रखा है, और दूसरे बीकर के अंदर उसने क्या डाल रखा है, बेस डाल रखा है, बेस डाल रखा है। और उसके पास क्या है, उसने लेबलिंग, उसे ये नहीं पता है कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। और जो लिटमस है, लिटमस पेपर वो भी अवेलेबल नहीं है, लेबोरेटरी में है, तो वो कैसे बताएगी, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन कलरलेस हैं, वो कैसे बताएगी कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है भाई। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बताया था कि एक जो एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ जो होती है, उसे एज अ टेस्ट फॉर एसिड भी यूज़ किया जा सकता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, लेबोरेटरी में वो लड़की है, तो लेबोरेटरी में अगर लिटमस नहीं है तो बट बाकी और कंपाउंड्स होंगे ही, तो लेबोरेटरी में वो क्या कर सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट को दोनों में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को दोनों में ऐड कर सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट को दोनों में ऐड कर सकती है। तो बेस के साथ तो कोई मेटल कार्बोनेट की कोई रिएक्शन नहीं होती है, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट की कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट एसिड के साथ रिएक्शन होती है भाई। तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, CO2 गैस रिलीज होगी तो हमें क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो हम पता लगा लेंगे भाई किस में एसिड है और किस में बेस है। तो आसान था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब 42 की बात करते हैं। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ गैस इज इवॉल्व्ड। ओके, तो जिंक मेटल को किसके साथ, 42 को कर रहा हूँ मैं जिंक मेटल को एक डाइल्यूट एसिड के साथ क्या किया गया है, ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ से गैस इवॉल्व हुई है। वो तो हमें वैसे भी पता है, रिएक्टिव मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हम लोग जानते हैं भाई, वो H2 गैस रिलीज होती है। ओके, और उन्होंने बताया विच इज़ यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो H2 गैस का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। नेम द गैस इवॉल्व्ड, तो गैस का नाम है डाईहाइड्रोजन। उसके बाद में राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो राइट टेस्ट टू डिटेक्ट डेट गैस फॉर्म। तो H2 गैस का टेस्ट मैंने ऊपर ही बताया था, पॉपिंग साउंड देती है बर्निंग पे, तो वो टेस्ट भी बता देंगे। केमिकल रिएक्शन मैंने ये नीचे लिख के दिखा दिया। आप किसी भी एसिड का एग्जांपल लेके और रिएक्शन लिख सकते हैं। आप HCl का एग्जांपल ले लेना, या कोई भी HNO3 वगैरह कोई सा भी एसिड लेके आप रिएक्शन को लिख सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए 48 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस गिवन बिलो, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला फॉर A, B एंड C। तो हमें X को भी ढूंढना है, A को भी ढूंढना है, B को भी ढूंढना है और C को भी ढूंढना है। तो देखिए, कंपाउंड X की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई है, कंपाउंड X की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ जब हम करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रही है भाई, H2 गैस मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था दो ही रिएक्शन हमने पढ़ी हैं जिसमें H2 गैस रिलीज होती थी। या तो एसिड की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ करवाएं तो तब H2 गैस रिलीज होती है, या बेस की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ करवाएं
तो तब H2 गैस रिलीज होती है। तो X क्या हो सकता है, कोई एसिड भी हो सकता है, ठीक है, और कोई बेस भी हो सकता है। पहली रिएक्शन से तो हमें ये पता लगा। दूसरी रिएक्शन हमने फिर उसकी रिएक्शन HCl से करवाई है, HCl से करवाई है, और क्या मिला हमें, क्या मिला है, B+H2O। तो कभी भी, अब आपको ये पता लगा है सेकेंड रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है भाई, तो एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो कभी भी एसिड नहीं हो सकता है, वो बेस ही होगा। बेस की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक्स बेस है, हमें ये पता लग गया। अब उसके बाद में नीचे भी एक एसिड और दे रखा है, CH3COOH, तो ये भी हमें पता लग गया भाई, इसके बारे में भी हमें पता लग गया। एसिटिक एसिड के साथ भी हमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी यही बता रहा है कि ये बेस है। तो हमें क्या लिखना है, अब कोई सा भी बेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी बेस सेलेक्ट कर सकते हो, एनी बेस। हमने जो पढ़ा था NaOH पढ़ा है भाई, NaOH की रिएक्शन भी पढ़ी थी हमने Zn के साथ, NaOH की रिएक्शन Zn के साथ। इससे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ भाई इन रिएक्शंस को। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 48 आई थिंक 48 क्वेश्चन है। तो जो कंपाउंड X है जो हमारा, वो NaOH है। तो NaOH की रिएक्शन जब Zn के साथ करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है भाई, सोडियम जिंकेट बनता है। और इसके बारे में आपको बोला था मैंने, इसे याद रखने के लिए आपको बोला था, सोडियम जिंकेट का केमिकल फॉर्मूला। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया है। ओके, उसके बाद में NaOH की रिएक्शन HCl के साथ, आसान है, एसिड बेस रिएक्शन है ये, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O हमें मिल जाएगा। अब फिर NaOH की रिएक्शन किसके साथ है, एसिटिक एसिड के साथ है, CH3COOH के साथ। तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा CH3COONA, ओके, प्लस H2O गैस, सॉरी H2O गैस नहीं, H2O लिक्विड। तो ये सारी रिएक्शंस हो गई आपको ABC, ठीक है, दिस वाज X, ये X था, ये A था, ये B है, और ये क्या है, C है। तो ये हमें सारे पता लग गए, इनके केमिकल फॉर्मूले हमें पता चल गए भाई। अब शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 6। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज का लेक्चर हम यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं, टोटल सब्सटेंसेस 4 तरीके के होते हैं भाई। ओके, वो 4 टाइप क्या थे, या तो वो एसिडिक होते हैं, या वो बेसिक होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं, या वो एम्फोटेरिक होते हैं भाई। तो एसिडिक बेसिक तो आपको पता ही है, एसिड H+ आयन देते हैं, बेस क्या देते हैं भाई, बेस OH- आयन देते हैं। ओके, जो न्यूट्रल होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव भी करते हैं और वो बेस की तरह बिहेव भी करते हैं। सॉरी, मैंने कुछ गलत बता दिया आपको। न्यूट्रल ना तो एसिड होते हैं, ओके, न्यूट्रल ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। तो न्यूट्रल ना एसिड है ना बेस होते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे NaCl, जो सॉल्ट हम खाते हैं वो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब अभी हम सॉल्ट्स पे भी आएंगे, सॉल्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, न्यूट्रल है या कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड भी हों, जो एसिड की तरह काम भी करें और वो बेस की तरह काम भी करें। तो एम्फोटेरिक जो चीज़ें होती हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर उनके सामने अगर हम एसिड ले आएँ तो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वो उस टाइम बेस की तरह बिहेव करता है। अगर उसके सामने हम बेस ले आएँ तो वो फिर बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो एम्फोटेरिक एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं, दोनों दोनों कैरेक्टर ये शो करते हैं एम्फोटेरिक। तो इनके जो एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के, बट आप दो याद रखिएगा, ठीक है, दो याद रखिएगा। वो होता है, एक तो होता है ZnO और दूसरा होता है Al2O3, ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं कुछ आपको जनरल बातें बता देता हूँ। कभी भी कोई एसिड, मान लीजिए एक एसिड आपने ले लिया, एसिड 1 और एसिड 2, तो एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे ही बेस भी बेस के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। बेस बेस की रिएक्शन नहीं होती है, एसिड एसिड की रिएक्शन नहीं होती है। ओके, और एसिड बेस की रिएक्शन बिल्कुल होगी। तो हमें पता ही है एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कुछ एक नोट लिखेंगे आप, नोट लिखेंगे। तो वो नोट क्या है? पहला नोट है, पहला नोट है मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। तो बहुत सारी मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, सारी नहीं होती हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, वो बेसिक नेचर की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड हो गया Na2O, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया K2O, ओके, और कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया CaO, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं भाई। ओके, दूसरा नोट ये है, दूसरा है क्या? अब मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो वो क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं भाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, ये जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, इसे रट लेना है भाई। फॉर एग्जांपल, अब आगे बात करें, इनके एग्जांपल देखिए भाई। नॉन मेटल्स के बारे में आपको पता होगा, एग्जांपल नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स बहुत सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसे कार्बन, सल्फर, ओके, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, ये बहुत सारे हैं। ओके, तो इनके ऑक्साइड जो होंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? ठीक है, नाइट्रोजन भी हो गया नॉन मेटल, या क्लोरीन भी हो गया, बहुत सारे नॉन मेटल। तो इनके कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और ये कैसा है? एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के। तो अगर आपसे कोई बोले कि आप बताइए इस रिएक्शन में कुछ होगा या नहीं होगा, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किससे करवाएं भाई? मेटल ऑक्साइड्स के साथ करवाएं, मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएं, तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसके बारे में पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे आप? तो थोड़ा नेचर के बारे में सोचेंगे, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता था? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं, ओके, और एसिड और बेस की रिएक्शन हो सकती है, तो बिल्कुल होगी। और आपको पता है, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता था, और उसके प्रोडक्ट क्या मिलते थे? सॉल्ट प्लस वाटर मिलते थे भाई। तो हमें प्रोडक्ट भी पता लग गए। इसका एक एग्जांपल लिख के दे देता हूँ मैं आपको। जैसे एसिड ले लीजिए HCl, और कोई भी मेटल का ऑक्साइड CaO ले लिया हमने, तो यहाँ सॉल्ट बनेगा CaCl2 प्लस H2। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, सिमिलर वे में होगी जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन होती थी, ठीक है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड भी बेस ही है। और अगर आपसे कोई बोले कि एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवा दो, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवा दो, तो भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा? पहले हम नेचर के बारे में सोचेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर की होती हैं? एसिडिक की होती हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है?
ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, तो बेस की रिएक्शन बेस के साथ पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं, अगर बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, कोई बोले नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन करवाओ, तो भाई ये हम आसानी से बता सकते हैं इसके बारे में होगी या नहीं होगी। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो एसिड और बेस की रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट मिलेंगे वही जो एसिड और बेस के मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस H2O। तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये हमें समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेस ले लीजिए आप, क्या कोई भी बेस ले लेते हैं, से NaOH ले लिया, और उसके बाद में कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 ले लिया, तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी Na2CO3 प्लस H2O। तो ये रिएक्शंस कुछ ऐसे होती हैं भाई, इन्हें भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपसे पूछी तो नहीं जाएंगी, बट इतना ज़रूर कोई पूछ सकता है कि मेटल की रिएक्शन किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं, भाई, आगे बात करते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है हमें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन, जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी भाई। ओके, अब आगे हमें पढ़ना है कि एसिड और बेसिस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है, एसिड और बेसिस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है। तो एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ, या क्वेश्चन क्या ही देना है, वो तो सब हम पढ़ ही चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक है, डज द एसिडिक सॉल्यूशन या ये नहीं था टॉपिक, एक मिनट इसे सही करके लिखता हूँ भाई। टॉपिक ये था कि एसिड और बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, ठीक है। डज एसिड्स और बेसिस हैव एनीथिंग कॉमन, तो आप लोग बताएंगे भाई, इसके बारे में सोचिए। एसिड्स और बेसिस हैव एनीथिंग इन कॉमन। तो बिल्कुल जी, होता है। क्या चीज़ कॉमन होती है, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बताया था, हमें पता ही है, डेफिनेशन से ही पता है एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है। उसके अंदर कौन सी आयन होती है, H+ आयन्स होती हैं। ओके, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन्स होती है। तो मतलब ये हुआ कि एसिड्स के सॉल्यूशन के अंदर और बेसिस के सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आयंस होती हैं। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयंस प्रेजेंट हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा भाई, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होता है, ठीक है, व्हाट इज द कॉमन थिंग। तो कॉमन थिंग ये थी कि बोथ द एक्वा सॉल्यूशन, जब भी पानी में घोलते हैं हम, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं भाई। तो ये बात हमें समझ में आ गई, बिकॉज दोनों के अंदर आयंस होती हैं, एसिड में H+ आयंस होते हैं और बेस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ओके, जैसा इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है, कैसे चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो एक कंटेनर लिया जाता है, जिसके अंदर कोई भी मान लीजिए एसिड या बेस को क्या कर दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन को डाला जाएगा इस कंटेनर में। उसके बाद में दो इलेक्ट्रोड्स को
दोनों साइड्स पे क्या किया जाएगा, डिप किया जाएगा। इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं होता है, कोई भी मेटल की रोड को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ओके, ये इलेक्ट्रोड्स हैं और उन्हें बाद में क्या किया जाएगा, बैटरी के एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक बल्ब भी लगाएंगे ताकि हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। ओके, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं भाई, इसे एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को इसे कैथोड बोलते हैं। आप किधर भी बना सकते हैं इसे, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में पॉजिटिव, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे करने इसे जैसे ही हम कनेक्शंस को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से क्या होगा, बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा भाई। तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी है। ओके, चलिए ये तो बड़ी आसान चीज़ थी। अब और बात करते हैं हम, और बात करते हैं। देखिए भाई, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, बल्ब विल शो नहीं, बल्ब विल ग्लो। तो जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसा, क्योंकि हमें टाइम कम लेना है और काम ज़्यादा करना है भाई। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है। ठीक है, अब आप लोगों की सवाल है, वो ये है, डज द डिस्टिल्ड वाटर, डज द डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी इम्प्योरिटी एडेड नहीं होती है। ठीक है, प्योर वाटर भी बोल सकते हैं। डज द डिस्टिल्ड और प्योर वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, आप लोग सोचेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर नो होगा, बिकॉज प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो ना के बराबर होती हैं। ठीक है, होती हैं, वाटर के अंदर आयंस तो होती हैं, H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस वाटर के अंदर भी होता है, बट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, कंटेन्स, कंटेन्स नेग्लिजिबल आयंस, नेग्लिजिबल आयंस। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस नहीं है, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। बट शायद आपको पता है नहीं पता है, रेन वाटर के बारे में क्या पता है आपको, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सोचेंगे भी आप लोग, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है, यस, यस, इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। क्यों करता है आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि रेन वाटर जो होता है, ठीक है, वो पानी कहाँ से आता है, रेन वाटर तो बेसिकली जो भी वाटर वेपर्स बनते हैं पहले वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं, वो सारा जितना भी ओपन वाटर होता है हमारा, सीज, ओशियन। ठीक है, ओशियन वाटर जो होता है वही तो होता है वो। और ओशियन वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। तो वही रेन वाटर में क्या होता है, रेन वाटर में क्या होता है, अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन इट, नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन इट। और कोई भी सॉल्ट जिसे हम डिजोल्व करेंगे, पीछे ही मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, अपने आयंस की फॉर्म में ब्रेक होके रहता है सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्ट डिजोल्व हैं तो सॉल्ट्स के क्या होंगे, आयंस भी होंगे, तो यहाँ आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसीलिए करता है भाई। ठीक है, तो रेन वाटर के कंडक्ट करने की वजह यही होती है, उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो मेन जो हम जिससे चीज़ को हमें पिक करना है, ठीक है, मेन थिंग क्या है, वो ये है कि अगर क्या है, अगर तो आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए, फ्री आयंस, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्री आयंस से कंडक्ट होती है। अगर आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ, फ्रीली मूविंग आयंस, फ्रीली मूविंग आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं भाई। ओके, और
जो आयंस अगर प्रेजेंट हो, यहाँ तो आयंस ही ना हो, यहाँ आयंस वो फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जो सॉलिड सॉल्ट जो होते हैं हमारा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, सॉल्ट इन सॉलिड फॉर्म, सॉल्ट इन सॉलिड फॉर्म, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर नो है। यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? सॉल्ट के अंदर तो आयंस होती हैं, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल होती हैं सॉल्ट्स के अंदर आयन, बट सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वो आयंस फ्री नहीं होती हैं मूव करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर NaCl सॉलिड की बात करें, तो इसके अंदर NaCl सॉलिड के अंदर बहुत सारे आयंस होती हैं, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, बहुत सारे आयंस होंगे भाई इसमें। तो मैं लिख देता हूँ इन्हें, कुछ ऐसा ही होता है जैसा मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही होता है। और बट ये आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो आयंस होते हैं टाइटली बाउंडेड होते हैं। ओके, तो ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड, कैन नॉट मूव। अगर मूव नहीं कर सकते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं इसीलिए। बट अगर इसी सॉल्ट को क्या कर दिया जाए, अगर इसी सॉल्ट को क्या कर दिया जाए, वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए, ओके, डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे क्या होता है, ये आयंस बहुत ज़्यादा दूर, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टाइटली बाउंडेड है, वो क्या होता है, वाटर में डिजोल्व करने पे वो ब्रेक हो जाता है। डिजोल्विंग इन वाटर, डिजोल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करने पे क्या होता है, ये इनके जो भी इनके क्या इंटरेक्शन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये आयंस क्या हो जाएंगी भाई, आयंस फ्री हो जाएंगी, बहुत दूर दूर हो जाएंगी। ओके, तो ये फ्रीली मूविंग है, अभी ये क्या है, फ्रीली मूविंग है भाई। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो मतलब किसी भी सॉल्ट को अगर पानी में घोल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट उसे अगर अगर उससे हम क्या करते हैं, उसके सॉलिड स्टेट में बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है भाई। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। चलिए भैया, आगे हमें बात करनी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स की, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स। तो होता क्या है कि मैंने कुछ आपको स्टार्टिंग में कुछ एक कंसेप्ट बताया था, एक बात कही थी कि आपने बोला था H+ आयन देते हैं या H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, वो बात एक होती है। तो कैसे होता है ये सब, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी किसी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जब भी किसी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो क्या होगा उसके अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये HCl का एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो इसके अंदर क्या होगा, HCl तो ब्रेक हो जाएगा, HCl ब्रेक होगा तो इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक मिनट, अब लिखते हैं भाई, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आइंस भी होंगी, ओके, Cl- आयन भी होगी, और क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है मतलब HCl को पानी में घोला गया है, तो इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो होता क्या है, हम क्यों बोलते हैं कि H पॉजिटिव, मतलब एसिड होगा तो H पॉजिटिव तो वो देगा ही देगा, ठीक है, इसे बोला जाता है हाइड्रोजन आयंस। पर क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो पहले क्या होता है, पहले तो HCl ब्रेक होता है H+ और Cl- में, उसके बाद में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि वो H+ के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो वो बना देता है H3O पॉजिटिव। तो मतलब बात तो एक ही है, अगर H+ होगा सॉल्यूशन के अंदर तभी H3O पॉजिटिव बनेगा। ओके, और इसी H3O पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, इसी H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अब आपको समझ में आया होगा जो वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि
H+ आयन हो या H3O पॉजिटिव आयन हो, वो बात एक ही होती है, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर H3O पॉजिटिव आयन तभी आएंगे जब सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन्स हो। ओके, बेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिस में OH नेगेटिव आयन वो देता है और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में ही रहता है। बट बेसिस के लिए एक और बात होती है, ठीक है, जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें अल्कलीज बोला जाता है। तो उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, अल्कलीज। ओके, इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेसिस, वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, उन बेसिस की बात चल रही है। हम वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। तो इनके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NaOH, जिनका भी सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है, वो सारे क्या हैं, अल्कलीज ही होंगे। NaOH, KOH, एक्सेट्रा, मैनी मोर। ठीक है, ये सारे अल्कलीज हैं भाई। अब और आगे बात करते हैं। अब आगे आगे हमें बात किस बारे में करनी है, HCl के बारे में बात करनी है भाई। अगर HCl की बात करें तो देखिए, HCl नेचुरली जो होता है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, जो प्योर HCl होता है, HCl वो क्या होता है, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लिख लेते हैं हम, एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो देखिए, तो जो हम पहले स्टार्टिंग में बोला करते थे, उनके एक्व सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हो, तो वो किसी भी एसिड को, एसिड की प्रॉपर्टीज शो करने के लिए एक्व सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना क्यों जरूरी है, हम उसके बारे में बात करते हैं भाई अभी। तो देखिए, तो मान लेते हैं इनिशियली हमें अगर गैसियस फेस में मिलता है तो हमें HCl गैस मिलती है। अगर हम HCl गैस की बात करें तो HCl गैस कभी भी, ठीक है, HCl गैस कभी भी H+ और Cl- आयन नहीं देती है भाई। HCl और Cl- आयन नहीं देती है। गैसियस HCl कभी भी डिसोशिएट नहीं होता है, तो गैसियस HCl कभी भी एसिड की प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। डू नॉट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी लिटमस कलर के चेंज को लेके, रिएक्शंस को लेके, कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। डू नॉट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, फिर वाटर में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो वाटर में डिजोल्व करने पे ये बन जाएगा HCl एक्वस। एक्वस का मतलब डिजोल्व इन वाटर, और एक्वस फॉर्म में जैसे ही जाएगा ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा H+ एक्वस में और Cl- एक्वस में। ठीक है, और ये यहाँ पे हमें फ्री H+ आयन मिल गई, यहाँ पे फ्री H+ आयन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी की वजह से क्या होता है, ये एसिड होता है, कोई भी H+ आयन नहीं है तो एसिड नहीं है, तो ये एसिड की प्रॉपर्टीज शो करेगा भैया, हम अभी इसे एसिड बोलेंगे। और इसके बाद अभी मैंने जो ऊपर पढ़ाया था आपको, ये H+ भी ऐसे नहीं रहेगा, ये H+ H2O के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही, H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, वो कुछ भी लिख सकते हैं भैया हम। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी एसिड अगर वो H+ आयन फ्री फॉर्म में नहीं दे रहा है तो उसे तब भी एसिड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड की। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, डाइल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। एसिड या बेसिस का क्या किया जाता है, डाइल्यूशन कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डाइल्यूशन की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। तो डाइल्यूशन होता क्या है, डाइल्यूशन होता क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। द एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, मोर सॉल्वेंट टू ए कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड
सॉल्यूशन, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, उसमें क्या करें हम, और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे डाइल्यूशन बोला जाता है, इज नोन एज डाइल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो देखिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक कंसंट्रेटेड एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क भी लिख देते हैं, कॉन्क एसिड है। कॉन्क एसिड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, कम है भाई, अमाउंट ऑफ वाटर कम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर और वाटर को ऐड करना है, ठीक है। अब हमारे लिए सवाल ये है कि अब हमें इस और ज़्यादा वाटर को, ठीक है, और जो वाटर इसमें हमें ऐड करना है, हम उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ विल यू डाइल्यूट इट, हम इसे कैसे डाइल्यूट करेंगे। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, इसे डाइल्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, या तो आप लोग क्या करोगे, मेथड वन, कि आप क्या करोगे, आप और वाटर को लोगे, ठीक है, और वाटर को लोगे, और इस एसिड के सॉल्यूशन में, कॉन्क एसिड में क्या कर दोगे, आप इसे ऐड कर दोगे, आप इस वाटर को इस कंसंट्रेटेड एसिड में डाल दोगे। दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आप क्या करें, कॉन्क एसिड को, कॉन्क एसिड को क्या करें, कॉन्क एसिड को वाटर में डाल दें, ठीक है। तो हमें किस मेथड से जाना है, हमें किस मेथड से जाना है, इनमें से एक मेथड गलत है और एक सही है। और ऐसा क्यों है, एक गलत क्यों है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं हम। देखिए भाई, जो मेथड नंबर टू बताया हमने, जो मेथड नंबर हमने टू बताया है कि वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में डालना, ये मेथड हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। मेथड नंबर वन जो है ना, मेथड नंबर वन जो है, ये गलत है। वाटर को कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं डाला जाता है, बल्कि कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डाला जाता है भाई। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, उसकी वजह है, वो मैं लिखवा रहा हूँ। तो बात ये है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, किसी भी एसिड की रिएक्शन, ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है भाई वाटर की रिएक्शन एसिड के साथ, कभी भी वाटर की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, ओके, तो वो क्या होगी, उसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो इसीलिए क्या होता क्या है, अब एक्सोथर्मिक तो है, ठीक है, तो सब तुम बोलोगे सर आप मेथड टू में मिला तो एसिड और वाटर को फिर भी रहे ही हैं हम। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इन दोनों में, एसिड और वाटर में एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है, मतलब किसकी वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है। दो ही चीज़ें हैं रिएक्शन में, या तो एसिड है या वाटर है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है, एक्टिव हमारा क्या है, एसिड है, एक्टिव रिएक्टेंट बोल सकता हूँ मैं, एक्टिव रिएक्टेंट जो है हमारा एसिड है। तो मतलब जो भी रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो रही है या एक्सो हाईली एक्सोथर्मिक है, वो किसकी वजह से है, वो एसिड की वजह से है। तो अब हमें डाइल्यूशन तो करना ही है, बट क्या करेंगे हम, जो एक्टिव रिएक्टेंट है उसे कभी भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे हम, ताकि रिएक्शन क्या रहे, कंट्रोल्ड वे में इसका डाइल्यूशन हो सके, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड एसिड को हमें क्या लेना है, कम लेना है। तो मेथड नंबर वन में क्या दिक्कत थी कि हम कंसनट्रेटेड एसिड को बहुत ज़्यादा ले लिया पहले से ही बीकर में, और उसके बाद में उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, बल्कि ये तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट वे क्या होगा कि हम कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, ऐसा भी नहीं है इस पूरे बीकर को एकदम से लौट देंगे, नहीं, इसे ड्रॉप वाइज ऐड किया जाएगा, ठीक है, एडिंग ड्रॉप वाइज, ठीक है, ड्रॉप वाइज ऐड किया जाएगा, और इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर भी किया जाएगा, विद कॉन्टिन्यूस, विद कॉन्टिन्यूस, सॉरी,
विद कॉन्टिन्यूस स्टरिंग। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में बात आ गई कि क्यों नहीं ऐसा कर सकते। अगर मेथड 1 को आप फॉलो करते हो तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी कि हो सकता है कि क्या हो जाए, हमारा जिस बीकर में डाइल्यूट कर रहे हैं, हम उसे ऐड कर रहे हैं, वो बीकर ही फट जाए। ठीक है, हो सकता है कि बीकर फटने की वजह से जो भी एसिड का सॉल्यूशन है वो क्या करे, स्प्लैश आउट करे आपके फेस पे। ठीक है, या कहीं भी बॉडी पार्ट, हैंड्स वगैरह या फुट पे कहीं भी गिरे तो उससे नुकसान हो सकता है भाई, क्योंकि तुम्हें पता है एसिड करोसिव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम एसिड डाइल्यूशन नहीं करते हैं, मेथड 2 को फॉलो किया जाता है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ लिख भी लेते हैं। तो वो नोट है, नोट आपके लिए नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, it is not recommended, it is not recommended to add water into acid, because the reaction is highly exothermic, and the solution in the beaker, may splash out। ठीक है, may splash out and cause burns or damage to your body, तो कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता। ठीक है, एसिड को कम क्वांटिटी में लिया जाता है, बिकॉज एसिड की वजह से है, एसिड हमारा एक्टिव रिएक्टेंट है। चलिए भाई, तो आपको पता लग गया फिर कैसे डाइल्यूट करना है। ओके, तो जो एसिड्स कंसंट्रेटेड, खासकर जो कंसंट्रेटेड और एसिड और कंसंट्रेटेड बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। वो बर्न कोज कर सकते हैं, अगर हमारी बॉडी पे गिर गए कहीं पे भी, ठीक है, हाथ पे लग गया तो क्या कर सकता है, वो बर्न कर सकता है, और हमारे टिश्यूज़ या स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है। तो हमें हमेशा क्या रहना है, केयरफुल रहना है जब भी हम उन्हें क्या करें, हैंडल करें। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं इसके बारे में भी लिख लेते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेसिस और कोई डाइल्यूट एसिड हो, बहुत ज़्यादा वाटर मिक्स हुआ है एसिड में, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ओके, हाईली कोरोसिव इन नेचर। ओके, which can cause burns, या which can burn our tissues and skin। ठीक है, तो हमेशा क्या रहना हमें, सो बी केयरफुल, while handling of concentrated एसिड्स और बेसिस। ठीक है जी, हमें आज के लिए इतना ही पढ़ना था। जो नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है भाई, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।